नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को। और ये सीरीज का ये सितंबर महीने का करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे। और सितंबर महीने का ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, ठीक है, सेकंड वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस अगर अगस्त के या सितंबर पार्ट 1 नहीं देखें तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो जो है वीडियो सीरीज आपके प्रीलिम्स साथ ही साथ मेंस एग्जाम्स जितने भी बिहार में एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप दरोगा ले ले, बीपीएससी का ले ले, टीचर्स का ले ले, सब में ही करंट अफेयर्स आता ही है। और स्पेशली बिहार करंट अफेयर्स तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग किन किन टॉपिक्स को मेनली कवर करेंगे आप देख सकते हैं। इन टॉपिक्स पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, वो है सीएम इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट लॉन्ड्री इन एनएमसीएच। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने 15 सितंबर को कंट्री की, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री फैसिलिटी जो है वो कहाँ लॉन्च की है, तो नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये कंट्री का पहला सबसे लार्जेस्ट एंड फर्स्ट यूनिट इन बिहार भी है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो है 12 से 14 टन, 12 से 14 टन कपड़ा जो है वो गंदे कपड़े वो धो सकता है एक दिन के अंदर में, ठीक है। जैसे कि शीट्स, टॉवल्स, अदर क्लोथ्स जो भी हॉस्पिटल्स में जनरली यूज किए जाते हैं वो सब कुछ धुल जाएंगे। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के धुल सकते हैं, तो पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी हार्ट डिजीज इंस्टीट्यूट, इन सब के धुल सकते हैं। एंड फॉर क्वालिटी क्लीनिंग के लिए मेनली जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो दी है वो है क्विक क्लीन एजेंसी को मिला है, ठीक है। क्वालिटी पर्पस के लिए कि जो डिटर्जेंट यूज हो रहा है, जो पानी का यूज हो रहा है सही है कि नहीं, सही तरह से सफाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेडिकल के जितने भी टॉवल्स वगैरह ये सब होंगे उसमें खून वून कुछ भी लग सकता है, तो प्रॉपरली होना चाहिए, है ना। फिर इसी ओकेजन पर चीफ मिनिस्टर आल्सो इनॉग्रेटेड 100 बेड फील्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद प्रीफैब टेक्नोलॉजी इन एनएमसीएच, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है ये भी याद रखना कि प्रीफैब टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो अब देखते होंगे चाइना में या बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, आप सुनते होंगे न्यूज में कि एक दिन में 10 मंजिला घर बन गया या रेलवे का स्टेशन बन गया, ऐसे कुछ कुछ न्यूज आते होंगे। ये जो इसी टेक्नोलॉजी से बनता है, प्रीफैब टेक्नोलॉजी से, जहां पर सब कुछ पहले से ही साइज वाइज का शेप वे बना रहता है, बस उसको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर आना है और उसको असेंबल कर देना है। तो वैसे टेक्नोलॉजी को मेनली प्रीफैब टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ज्यादातर यूज अब ये होने लगा है, ठीक है। तो ये रहा पहला हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो है कि एग्जीबिशन ऑफ सूर्यकाल एंड इन अनादर ग्रीन जो है वो बिहार म्यूजियम में हो रहा है। दो एग्जीबिशन हो रहा है। तो जो डायरेक्टर जनरल है बिहार म्यूजियम का, अंजनी कुमार सिंह, वो इनॉग्रेट करते हैं। और जो इन अनादर ग्रीन वो बेसिकली एग्जीबिशन जो है वो इजरायली आर्टिस्ट के लिए है। और सूर्यकाल जो है एक आर्ट एग्जीबिशन है फोकसिंग ऑन द सन, ठीक है। अब डिटेल जान लेते हैं। तो इन अनदर ग्रीन जो एग्जीबिशन है, ठीक है, तो ये बच्चों के लिए है मेनली। और एग्जीबिशंस इंक्लूड द पेंटिंग्स ऑफ टू आर्टिस्ट, टू इजरायली आर्टिस्ट के लिए है। कौन कौन से, तो लियोर ग्रेडी एंड योसेफ जोसेफ यातोब डाडुने, इन दोनों की पेंटिंग्स को मेनली शोकेस किया है। और दूसरा जो आर्ट एग्जीबिशन है वो सूर्यकाल है, ठीक है, जो कि मल्टीपर्पज हॉल ऑफ बिहार म्यूजियम में डिस्प्ले किया जा रहा है। और ये नवंबर तक चलेगा, जब तक मेनली छठ पूजा ना बीत जाए, ठीक है, क्योंकि बिहार का सबसे मेन फेस्टिवल है छठ पूजा। तो वहाँ पर जितने भी छठ फेस्टिवल से रिलेटेड फोटोग्राफ्स हैं वो सब शोकेस किया जा रहा है। तो उनमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो सीनियर सिनेमाटोग्राफर शैलेंद्र कुमार की है, ठीक है, जो पटना के ही बिलोंग करते, तो उन्हीं का सारे फोटोग्राफ्स वगैरह छठ पूजा से रिलेटेड, सन गॉड से रिलेटेड, छठी मैया से रिलेटेड वो सब शो किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, वो है स्टेट फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट सर शिव सागर रामगुलम जी। अभी रामगुलम जी कौन है वो भी जानना जरूरी है, लेकिन वही कि द फर्स्ट ये इस ओकेशन पे कौन से दिन, तो सितंबर 18 को एक मेनली ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट सर शिव सागर रामगुलम जी, जो कि बेसिकली पहले चीफ मिनिस्टर थे, फिर प्राइम मिनिस्टर थे और 6th गवर्नर जनरल थे मॉरिशियस के। मॉरिशियस क्या है, तो मॉरिशियस एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, जो इंडियन ओशन में, ये अफ्रीकन कंटिनेंट में आता है, इंडिया में नहीं, इंडियन कंटिनेंट या एशियन कंटिनेंट में नहीं आता है, ठीक है। तो मॉरिशियस अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। और
कभी कभी पूछा जाता है कि किस कंटिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज है, तो ऑब्वियसली अफ्रीका है, सबको लगता होगा एशिया है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीज जो है वो अफ्रीका में है, लगभग 55 से भी ज्यादा कंट्रीज है। एशिया में 48 49 के आसपास में है। ठीक है, और पोर्ट लुइस जो है इसका कैपिटल है। तो ये सारी चीज पता होना चाहिए। तो ये शिव सागर रामगुलन जी है कौन, और ये मेनली जो इनकी पूजा की माला चढ़ाई जा रही थी, आरती पूजन भजन कीर्तन सिंगिंग वगैरह ये सब हो रहा था बाय द इंफॉर्मेशन है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बिहार का। तो ये राम गुलन जी के बारे में जान लेते हैं। तो राम गुलन जी जो थे पहले चीफ मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर एंड 6th गवर्नर जनरल बनते हैं मॉरिशियस के। और ये बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था 1900 में हुआ था, जो उनकी डेथ हो गई थी 1985 में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जब रहते हैं 1968 से 1982 के बीच में, और एक सपोर्टर रहते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड नर्चरर ऑफ इंडियन कल्चर। अफ्रीका जैसे कंटिनेंट में हिंदी लैंग्वेज को और इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया। ठीक ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ हिंदी। फिर ही वॉज फर्स्ट हु गेव द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग द हिंदी सेक्रेटेरिएट। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी सेक्रेटेरिएट के लिए। और इनको फादर ऑफ नेशन ऑफ मॉरिशियस भी कहा जाता है। जिस तरह से इंडिया में महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी तरह से उनको कहा जाता है। हरिगांव भोजपुर से ये बिलोंग करते थे इनके एंसेस्टर। और ये तो ये जो थे बेसिकली प्लांटेशन फार्मिंग के लिए इनकी फैमिली को मॉरिशियस ले गया गया था। हाँ, जिस तरह से श्रीलंका ले जाया जाता था, इंडोनेशिया ले जाया जाता था कॉलोनियल टाइम में, वही सीन था यहाँ पर भी, कॉलोनियल हिस्ट्री प्लांटेशन हिस्ट्री के बारे में। तो ये था हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं कि जीएसटी ट्राइब्यूनल बेंच विल बी ओपन इन पटना। ठीक है, जीएसटी ट्राइब्यूनल जो बेंच है वो जल्दी ही पटना में खुलेगा। और ये क्यों खुल रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट क्या होता है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन होता है तो सबसे पहला अपील जो होता है वो कमिश्नर के पास जाता है। ठीक है, और कमिश्नर अगर कुछ कहता है, अगर सजेशन देता है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है एज अ ट्रेडर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कमिश्नर जो है वो फिर पटना हाई कोर्ट को पास ऑन कर देता है। तो पटना हाई कोर्ट में कोर्ट सिस्टम पता ही है हमारा बहुत ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा केसेस है। और इसीलिए जीएसटी वाले मामलों में बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिले होते रहता है और ट्रेडर्स को बहुत सारा लॉसेस होते रहता है। तो इसीलिए क्या है, तो जीएसटी ट्राइब्यूनल में क्या कर दिया गया, जीएसटी से रिलेटेड जितना भी इश्यूज है, रजिस्ट्रेशन रिजेक्टेड रिफंड यूए बिल आईटीसी डिस्प्यूटेड जीएसटी, ये सब जो है कम समय में और जल्दी से जल्दी ये सब जीएसटी ट्राइब्यूनल सॉल्व कर देगा। और जीएसटी ट्राइब्यूनल में बेसिकली 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये जो उनमें से 2 मेंबर जो है वो जुडिशियल बैकग्राउंड के हैं, जो जिनको जुडिशियरी के बारे में नॉलेज है, और 2 जो ऐसे हैं जो जीएसटी से रिलेटेड या फिनेंस से रिलेटेड जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये होंगे हमारे जीएसटी ट्राइब्यूनल में। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करते हैं हम लोग कि राइनो एंड वल्चर कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ट इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर्म द राइनो टास्क फोर्स। ठीक है, तो जैसे आप सुनते आ रहे होंगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना, तो उसी तरह से प्रोजेक्ट राइनोसरस भी होता है। और बिहार गवर्नमेंट जो है फोकस एम्फोसिस कर रहा है राइनो टास्क फोर्स पे, और मेनली कंजर्वेशन ऑफ राइनोज इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और इसमें डिटेल्स यही है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द राइनो डोमिनेटेड एरिया इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाई 5% इन द नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, 5% जो है उसको बढ़ाया जाएगा एरिया को, क्योंकि ये जो हो रहा है, क्योंकि बिहार का जो जू है, पटना में जो जू है, वहां पर बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो रहा है। जितने भी राइनोसरस है 14-15 है, और एरिया कम है, तो वहां पर वो लोग सही तरह से ब्रीड नहीं कर पा रहे, उनका पॉपुलेशन बढ़ नहीं पा रहा, देखभाल नहीं हो पा रहा, उनको खुला स्पेस चाहिए, है ना। तो हर जानवर को ये ऐसा लगता है, तो इस क्राउडिंग इफेक्ट के लिए मेनली उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और गनौली और मदरपुर जो है वो 2 एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर इनको रखा जाएगा और इनका पॉपुलेशन में बढ़ोतरी की जाएगी। मेन ये यही है कि टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर राइनो टू ब्रीड एंड इंक्रीज द नंबर्स, है ना। तो ओनली 1 राइनोसरस जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है, 14 जो है हमारे पटना जू में। तो वहां से शिफ्ट करके उनको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ में इंडेंजर्ड वल्चर्स जो है, ठीक है, वल्चर्स का भी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि वल्चर जो होते हैं काफी ज्यादा हमारे फूड चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये स्केवेंजर्स का रोल काम करते हैं। स्कैवेंजर्स यानी जो भी मर जाता है, डेड हो जाता है, उसको खाने में, उसको साफ सफाई करने में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पूरे इकोसिस्टम में, है ना। तो एक्सटेंसिव अरेंजमेंट विल बी मेड टू फीड द वल्चर्स, खाना दिया जाएगा। साथ ही साथ में बिल्डिंग टावर्स, वॉच टावर्स बनाया जाएगा, एंटी पोचिंग कैंप्स बनेंगे, जहाँ पर इनका जो
मीट वगैरह भी बहुत ज़्यादा सेल होता है कहीं कहीं पे, तो वो सब पे पाबंदी लगेगी। एट प्रेजेंट वल्चर्स आर सीन इन स्मॉल नंबर्स इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा सिर्फ सुपौल डिस्ट्रिक्ट में थोड़े बहुत वल्चर्स जो है स्पेशली बिहार में मिल रहे हैं, इसके अलावा बहुत जगह में नहीं है। तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के जो AFCCF है, ठीक है, APCCF, ये एडिशनल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। प्रभात कुमार गुप्ता, काफी ऊंचा पोस्ट होता है। तो सेड दैट टाइगर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड राइनो एंड वल्चर कंजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ इट्स प्लान, ठीक है। तो ये जो है जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और स्टेट गवर्नमेंट को ये मानना पड़ता है, ठीक है। तो वल्चर जो है कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के में आता है। तो ये सब भी पता होना चाहिए इनकी IUCN स्टेटस क्या है। राइनो वीक जो है वो पटना जू में बनाया जा रहा है 20 to 22 सितंबर के बीच में, ठीक है। और एक्सपर्ट मीट भी किया गया जिसमें बहुत सारे जो आसपास के जूज है स्टेट्स के, आसाम जू, काजीरंगा नेशनल पार्क के, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली के, वो सब पार्टिसिपेट किए हैं, जहाँ पर राइनो क्वीज होगा, राइनो केयर होगा, थीमेटिक पेंटिंग कंपटीशन होगा, जहाँ पर लोगों में अवेयरनेस आएगी, बच्चों में स्पेशली, ठीक है। तो ये सब किया जा रहा है। इट इज ऑल्सो नोन दैट वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 सितंबर। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि रंग जलसा स्टार्टेड एट प्रेमचंद थिएटर इन पटना, ठीक है। तो प्रेमचंद थिएटर में जो पटना में है वहां पर 3 दिन का रंग जलसा कार्यक्रम लॉ स्टार्ट किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ निर्माण कलावंश, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखना, उषा किरण खान जो है वॉज गिवन रंग शांति स्मृति सम्मान, ठीक है। उषा किरण खान UK के जो है उनको मिला है रंग शांति स्मृति सम्मान। और उनका जो प्ले था कहाँ गए मोरे अंगना, ठीक है, उनके उसके लिए मिला गया है, ठीक है। उन्होंने लिखा था लेकिन डायरेक्शन कौन किया है, डायरेक्टर जो थे उनके संजय उपाध्याय है, ठीक है। फिर जो स्ट्रीट प्ले था अंधेर नगरी, वो कौन लिखा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अंडर द बैनर ऑफ HMT, इनको भी बहुत ज्यादा इनको सम्मान, मतलब ये थिएटर्स में ये शोकेस किया गया है, ठीक है। फिर पोएट विद्यापति वॉज द सेंटर ऑफ म्यूजिक ओरिएंटेड ड्रामा इन विच ड्रामेटिक एक्सपेरिमेंट्स वर made in connected with Vidyapati and his society of 600 years ago. Today's बाबा नागार्जुन एंड राजकमल रेणु, ये सब जो हमारे बिहार के जो बड़े बड़े कवि हैं, बाबा नागार्जुन, राजकमल, फणींद्रनाथ नेहरू, महादेवी वर्मा, ये इन सब के जो पोएट्स थे, इनके जो कविताएं थी उनके ऊपर बेस्ड में बहुत सारे शोज किए गए थे, ठीक है। थिएटर ड्रामा प्रेजेंट किया गया था। तो ये प्रेमचंद थिएटर पटना में किया गया था। तो ये टॉपिक्स के मेनली आपको उषा किरण खान रंग शांति स्मृति सम्मान मिला है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। सोशलिस्ट थिंकर एंड राइटर सच्चिदानंद सिन्हा रिसीव्ड सतराची सम्मान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोशलिस्ट थिंकर एंड राइटर सच्चिदानंद सिन्हा को मिला है सतराची सम्मान फॉर द ईयर 2023। और ये सतराची फाउंडेशन जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है। जिनमें और इस मेनली इसमें क्या क्या मिलता है अवॉर्डीज को, तो बेसिकली उनमें 51,000 का चेक मिलता है, फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, फिर शॉल मिलता है, मोमेंटो मिलता है, ठीक है। बहुत सारे सम्मान होते हैं। तो उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जो इसमें सिलेक्शन कमेटी है सतराची सम्मान के, वो कौन है, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर वीर भरत तलवार, ठीक है। और सतराची सम्मान जो है स्टार्ट किया गया था 2021 में, बहुत पुराना नहीं है, बाय द सतराची फाउंडेशन। और इसमें ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, इनको मिलता है जो बेसिकली राइटिंग्स रिलेटेड टू राइटफुल सोशल कंसर्न, ठीक है। सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए सोशियोलॉजी से रिलेटेड ज्यादातर इनमें अवार्ड्स मिलते हैं। जो 2021 में किनको मिला है, तो प्रेम कुमार मनी को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेसर चौथीराम यादव को 2022 में मिला है, ठीक है। तो ये दोनों नाम भी याद रखना। और साथ साथ 2023 का जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 1928 में हुआ था एंड रिमेन्ड एक्टिव एज अ राइटर, थिंकर, स्पीकर, जर्नलिस्ट, एडिटर, एक्टिविस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो सोच सकते हैं कितने कितने ये काम कर चुके हैं। और इनका जो मेन आइडियोलॉजी रिमेन रहा है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा ये प्रेवलेंट रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से ही, है ना। बाबू जगजीवन राम, JP, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, ये सब वहीं से है, उनकी आइडियोलॉजी भी वैसी ही है। तो
इस पे ज़्यादातर काम जो है इनका इसी पे लिखा है इन्होंने। और इनके कुछ बुक्स, अगर आप कुछ बुक्स पढ़े हैं इनके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और कैसा है वो भी बताइएगा। कुछ बुक्स का नाम मैं सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कैओस एंड क्रिएशन, अरूप और आकार, फिर संस्कृति विमर्श, कल्चर एंड सोशलिज्म, मानव सभ्यता और राष्ट्र राज्य, एडवेंचर्स ऑफ लिबर्टी, जिंदगी सभ्यता के हास्य पर, कड़वी फसल, निहत्था पैगंबर, मार्क्सवाद की लोहियावादी समीक्षा, नक्सलवादी आंदोलन का वैचारिक संकट, इमरजेंसी इन पर्सपेक्टिव, रिप्राइव एंड चैलेंज, ये सारे बुक्स जो हैं सब ज़्यादातर सोशल कंटेक्स्ट ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो बुक्स के नाम भी 2-3 याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो लगभग 3000 के आसपास में चाइल्ड साइंटिस्ट को मेनली बिहार, चाइल्ड साइंटिस्ट ऑफ बिहार सेलेक्टेड फॉर इंस्पायर अवार्ड। बेसिकली इंस्पायर अवार्ड जो है, इंस्पायर एक तरह का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलता है। तो वैसे स्टूडेंट्स को मिलता है जो साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये जूनियर्स बच्चों के लिए है बेसिकली। ये 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए ये बात की जा रही है, जिसमें सेलेक्टेड स्कूल चिल्ड्रंस विल गेट 10,000 ईच। ठीक है, तो उनमें उनको मॉडल बनाना पड़ता है, कंपटीशन जीतना पड़ता है। फिर उनको जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से वो जोनल वाइज होता है, ईस्टर्न जोनल में जाते हैं कोलकाता में, फिर वहाँ से वो नेशनल लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो जो नेशनल लेवल मॉडल जो हुआ है वो बेसिकली 9 से 11 अक्टूबर को होगा, हो चुका है, बेसिकली प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं। और इट इज़ नोन दैट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेज, ये हर साल ही होता है। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू इंक्रीज द साइंटिफिक थिंकिंग अमंग स्कूल चिल्ड्रंस। और ऐसा नहीं है, इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है वो कॉलेज लेवल पे भी मिलता है। ठीक है, कॉलेज लेवल पे भी ये मिलता है। द ईयर a maximum of 330 students have been selected from औरंगाबाद। तो सबसे ज़्यादा जो मिला है बिहार में, तो वो है 330 जो है स्टूडेंट फ्रॉम औरंगाबाद, और 311 जो है वैशाली से मिला है। ठीक है, पटना से सिर्फ 110 स्टूडेंट को मिला है। तो हमारा जो भ्रम है कि पटना में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और टैलेंटेड मिलता है, ऐसा नहीं है। औरंगाबाद में आपको 330 मिला है, 311 वैशाली से मिला है। हो सकता है पटना में कोई दूसरा रीज़न भी है, बहुत बच्चे पार्टिसिपेट ना किए हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रखना है कि 330 औरंगाबाद में और वैशाली से 311 मिला है। ठीक है, 110 जो है वो पटना से मिला है। बस ये 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक्स विल बी डेवलप्ड लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जिस तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है उसी तरह से एस्पिरेशनल ब्लॉक्स भी डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो ये गाइडलाइंस मेनली इशू किया है नीति आयोग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो 61 एस्पिरेशन ब्लॉक्स फ्रॉम बिहार हैव बीन डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और जो मेन फोकस रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशल अटेंशन दी गई है, वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फिनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट इन दीज ब्लॉक्स पे ये ज़्यादातर मेंशन इसी बात पे की गई है। और बेसिकली ब्लॉक्स विल आल्सो गिवन अ सेपरेट अमाउंट एज अ रिवॉर्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और जो ब्लॉक्स नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ब्लॉक्स चुने जाएंगे जो बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करें, उनको स्पेशल पैसा भी मिलेगा, अवार्ड भी मिलेगा। ठीक है, फिर थिंकिंग कैंप्स भी बनाए गए हैं ऐसे ब्लॉक्स में, that will be organized at the पंचायत लेवल फॉर ब्लॉक्स where डेवलपमेंट विल टेक्स प्लेस। मेनली ये थिंकिंग कैंप में सोचा जाएगा, थिंक किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि ब्लॉक्स में क्या क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्या क्या किस इश्यूज पे किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है। तो ये बेसिकली थिंकिंग कैंप्स का यही मकसद होगा। तो ब्लॉक के जितने ऑफिसर्स होते हैं वही मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर। इट स्टार्टेड फ्रॉम द तेगरा ब्लॉक ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नोडल एजेंसी जो है इसकी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, वो दी गई है प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना। नीति आयोग से रिलेटेड भी आपको जो बेसिक स्टैटिक नॉलेज है वो सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्या क्या फंक्शंस है, क्या काम करती है, उसके बाद मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे पता होना चाहिए। आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा। तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी तरह से हेल्पफुल हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके डाउट सजेशंस कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।